सूरज उगने से पहले त्रिशा पीले चेहरे के साथ लड़खड़ाते हुए होटल से बाहर निकली। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। उसकी घबराई हुई आंखों में दहशत भरी हुई थी। डर के मारे उसके होंठ लगातार कांप रहे थे। यह उससे भी कहीं अधिक डरावना था जब डॉक्टर ने उसे बताया कि वह लाइलाज बीमारी से जूझ रही है और उसके पास केवल 3 महीने बचे हैं। त्रिशा ने जल्दी से टैक्सी को रुकवाया और वाणी के अपार्टमेंट का एड्रेस बताकर वह बैठ गई। त्रिशा को होश ही नहीं था कि वह कब वाणी के अपार्टमेंट में पहुंच गई। जब टैक्सी वाले ने त्रिशा को आवाज दी, मैडम, आपने जहां का एड्रेस दिया था आप वहां पहुंच चुकी है, तब जाकर त्रिशा होश में आई और उसने अपने पर्स से कुछ पैसे निकाले और तुरंत टैक्सी ड्राइवर को देकर अपार्टमेंट के अंदर चली गई। वह अपने लड़खड़ाते कदमों के साथ वाणी के कमरे में गई और उसे गले लगा लिया और अपनी कांपती हुई आवाज में उसे कहा, वाणी, मुझे कहीं छुपा दो, मुझे वह डेविल रायजादा नहीं छोड़ेगा। कल मैं गलती से उसके बेड में कूद गई। वाणी ने त्रिशा को अपनी बाहों से दूर करते हुए कहा, तुम वैसे भी मरने वाली है। तुम अब यह कहने की हिम्मत मत करो कि कुछ अच्छा नहीं हुआ। अब तुम्हारे साथ कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी से ज्यादा बुरा क्या हो सकता है। त्रिशा ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, तुम समझ नहीं रही हो। मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अगर तुम एक सुबह जागो और अभिमन्यु रायजादा को अपने बगल में बिना कपड़ों के लेटे हुए देखो तो तुम क्या करोगी? वाणी ने तुरंत अपनी आईब्रो को भींच लिया और कंफ्यूजन से त्रिशा से पूछा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि वह डेविल अभिमन्यु तुम्हारे बगल में बिना कपड़ों के लेटा हुआ था? क्या तुम दोनों पूरी रात एक साथ थे? क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ किया है? त्रिशा ने वाणी के सवाल को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और वह वाणी के हाथ को पकड़ लिया और कहा, मेरी मदद करो, मेरे लिए एक ऐसी जगह ढूंढो जहां मैं शांति से अपनी मौत का इंतजार कर सकूं। वाणी ने डांटते हुए त्रिशा से कहा, बेवकूफ लड़की, तुम कैसी पागल हो जैसी बातें कर रही हो। वह इडियट राहुल अभिमन्यु रायजादा के सामने कुछ नहीं है। तुम्हें पता है कि तुमने क्या पा लिया है? तुमने वह पाया है जो दुनिया की कोई भी लड़की पाने में सक्षम नहीं है, भले ही वह कितनी भी सुंदर क्यों ना हो। कैन यू इमेजिन? दिल्ली की लगभग हर एक लड़की के दिलों में राज करने वाला क्रूएल अभिमन्यु रायजादा ने तुम्हारे साथ रात बिताई। इस खबर से तो पूरा दिल्ली शहर पागल होने वाला है। और रीमा, जब उसको इस बारे में पता चलेगा, वह तो सदमे में ही चली जाएगी बेचारी। त्रिशा अपनी उदास आंखों से वाणी के खुशी से भरे हुए चेहरे को देखा और अपने सर को नीचे झुका लिया। कोई भी इंसान यह नहीं समझ सकता कि इस वक्त त्रिशा कितनी डरी हुई और दहशत में है। जब वह सुबह उठी और खुद को अभिमन्यु की बाहों में पाया तो उसके मुंह से लगभग चीख निकल ही गई थी, पर उसने किसी तरह से खुद को कंट्रोल किया कि तभी उसे महसूस हुआ कि उन दोनों के बदन में इस वक्त कोई कपड़ा नहीं था। ये देखकर त्रिशा की आंखें सदमे से लगभग बाहर आने को थीं। इसका मतलब कल रात जिसे उसने अप्रोच किया था वह राहुल नहीं, अभिमन्यु रायजादा था। त्रिशा को धुंधला धुंधला अभी भी सब कुछ याद था कि उसने किस तरह से खुद से अभिमन्यु को राहुल समझकर अपनी तरफ खींचा था और उसे लगभग सिड्यूस किया था। जैसे जैसे त्रिशा को याद आता जा रहा था वैसे वैसे त्रिशा का शरीर डर से कांपता जा रहा था। त्रिशा को इस वक्त मन कर रहा था कि वह जाए और किसी गहरी खाई में कूद जाए ताकि उस डेविल रायजादा को उसका नामो और निशान तक न मिले। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह इस डेविल रायजादा से बच सके? हर कोई अभिमन्यु को परफेक्ट प्रिंस चार्मिंग मानता है, लेकिन त्रिशा को पता था कि वह एग्जैक्टली एक शिकारी भेड़िया है। हालांकि उसके हैंडसम फेस और जेंटल अपीयरेंस को देखने के बाद किसी को यकीन नहीं होगा कि वह अंदर से बेहद डरावना और भयंकर है। हर चीज और हर व्यक्ति उसकी नजर में एक अनइम्पोर्टेंट गेम का हिस्सा मात्र था। उनकी इंटेलिजेंस और उनकी एबिलिटीज ने उसे हर चीज को आसानी से मैनिपुलेट करने के लिए अलाउ किया था। वह एक दुष्ट चालाक लोमड़ी की तरह था। अगर अभिमन्यु ने उसे ढूंढ लिया तो तब वह क्या करेगी? जैसे ही यह ख्याल त्रिशा के दिमाग में आया, उसका सुंदर चेहरा तुरंत डर से पीला पड़ गया। त्रिशा वाणी का हाथ पकड़ लिया और लगभग रोते हुए वाणी से बोली, वाणी, प्लीज मेरी मदद करो। मुझे कहीं ऐसी जगह छुपा दो जहां वह डेविल राय ज्यादा कभी न पहुंच सके। मेरे पास केवल तुम हो जो मेरी मदद कर सकती हो। प्लीज, मैं तुम्हारे सामने भीख मांगती हूँ, मुझे कहीं छुपा दो। वाणी को अब त्रिशा की बातों से गुस्सा आ रहा था। वह त्रिशा को जोर से डांटना चाहती थी, लेकिन उसके डर से पीले पड़े हुए चेहरे को देखकर उसने हार मान ली। थोड़ी देर उसको घूरने के बाद वाणी ने अपना फोन उठाया
और एक नंबर को डायल कर दिया। कुछ ही देर में उस तरफ से फोन कॉल पिक हो गया और एक आदमी की लापरवाही भरी आवाज दूसरी तरफ से आई। हेलो, कौन? वाणी अपना सारा गुस्सा उस आदमी पर उतारते हुए बोली, क्या तुम पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारा डैडी हूँ। इडियट, क्या तुमने यह नहीं कहा कि तुम्हारे पास अभी भी एक कमरा खाली है? हाँ, मैं इसे रेंट पर लेना चाहती हूँ, वो भी अभी के अभी। बगल में खड़ी त्रिशा को फोन कॉल के दूसरी तरफ वाले आदमी ने क्या कहा यह तो उसे समझ नहीं आया, पर उसने वाणी को उस आदमी पर भड़कते हुए जरूर सुना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने किसी और के साथ सौदा किया है या नहीं, मैं इसे रेंट पर ले रही हूँ, और वो भी अगले 3 महीने, उससे एक दिन भी कम नहीं। वाणी ने कॉफी टेबल पर से पेन पकड़ा और नोटपैड पर एक पता लिखा और फिर फोन कॉल को रख दिया। वाणी ने पलटकर त्रिशा की तरफ देखा और कहा, ये रही जगह, अब जल्दी जाओ। वाणी ने नोटपैड को त्रिशा की हाथों में पकड़ा दिया। त्रिशा पहले तो बहुत डरी हुई थी, लेकिन अपने हाथों में पकड़े हुए एड्रेस को देखकर अब वह काफी बेहतर महसूस कर रही थी। थोड़ा रिलैक्स होने के बाद त्रिशा ने अपने चेहरे को उठाकर वाणी की तरफ देखा और उससे उदासी और हल्की खुशी के मिले जुले स्वर में कहा, ठीक है, अभी मैं जा रही हूँ, लेकिन फिर कुछ महीने बाद तुम्हें मेरे पास आना होगा। अगर मैं मर गई तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे शव की देखभाल करो, और तुम्हें याद तो होगा ही कि मैंने तुमसे क्या कहा था। मैं सच में चाहती हूँ कि मेरे शव को मुखाग्नि केवल तुम दो, तो इसे याद रखना। वाणी ने गुस्से से अपने दांत भींच लिए। उसने अपना पर्स खोला और उसमें से कुछ पैसों के साथ एक क्रेडिट कार्ड निकाला, और फिर उस पैसे और क्रेडिट कार्ड को एक दूसरे पर्स में डालने के बाद उसे त्रिशा के हाथों में पकड़ाते हुए कहा, इसमें तुम्हारे लिए काफी पैसे हैं, इससे तुम अपनी 3 महीने तक अच्छे से देखभाल कर सकती हो। त्रिशा, शायद पिछले जन्म में जरूर तुम्हारा मुंह पर कोई उधार रहा होगा, इसीलिए मुझे यह सब झेलना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि तुम्हारी चिंता करते करते मैं वक्त से पहले ही बूढ़ी हो चुकी हूँ। मुझे एक बूढ़ी नानी की तरह तुम्हारी देखभाल करनी पड़ रही है। बताओ तुम ऐसी क्यों हो त्रिशा? त्रिशा ने उसे जल्दी आगे बढ़कर गले लगाया और अपनी दबी हुई आवाज में कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी। ओके, गुड बाय वाणी। वाणी की आंखें लाल हो गईं। उसने त्रिशा को खुद से दूर धकेल दिया और चिढ़ते हुए बोली, चले जाओ, मुझसे कोई बकवास मत करो। वाणी को इस वक्त त्रिशा पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह त्रिशा को खुद से दूर जाते हुए देखना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, लेकिन वह चाहकर भी त्रिशा को रोक नहीं पा रही थी। त्रिशा के पास अब ज्यादा टाइम नहीं था। वाणी उसे हर पल डर के साए में जीते हुए नहीं देख सकती थी। वाणी ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। वह त्रिशा के सामने बिल्कुल भी वीक नहीं दिखना चाह रही थी। उसने अपना चेहरा बिल्कुल पहले के जैसे गुस्से वाला बना लिया और फिर बोली, वहां जाकर ठीक से रहना, खुद को ज्यादा परेशान मत करना, और जितना हो सके उतना खुश रहने की कोशिश करना। यहाँ मैं हूँ, मैं सब संभाल लूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि अभिमन्यु रायजादा को कभी ये पता ना चले कि तुम कहाँ हो, तो तुम बेफिक्र होकर जाओ, ठीक है?